हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। जैसा कि हमने आपसे अपने पहले वीडियो में वादा किया था, जल्द ही आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस यहाँ पर चालू की जाएंगी। तो आज से हम अपने पॉलिटी की क्लासेस चालू कर रहे हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पॉलिटी को हम किस तरह पढ़ने वाले हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसको हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं और इसके अंतर्गत हम संविधान प्लस गवर्नेंस का अध्ययन करते हैं। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, जैसे संविधान बोला जाता है, उसे गवर्नेंस को मिलाकर यहाँ पर पॉलिटी को बनाया गया है। पॉलिटी जो है यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स यानी कि प्री एग्जाम प्लस किसी भी स्टेट का आपका पीएससी हो प्लस कोई सा भी आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए ये क्लासेस आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी। इन क्लासेस को हम अल्टरनेट चलाने वाले हैं। एक क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी आपकी, और साथ में जिससे हम आपको और बेहतर क्वालिटी दे सकें। इसी के साथ में हर संडे को इससे रिलेटेड, सैटरडे को जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर उससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे, और संडे को यहाँ पर हम देखेंगे कि जितनी भी हमने अभी तक टॉपिक कवर किए उसके टेस्ट लिया जाएगा आपका। शुरुआत में ये आपके इसके 150 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ करेगा, फिर इसको आगे जाके 100 क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ठीक ना। इसका जब टेस्ट हुआ करेगा आपका तो उसी की इवनिंग को, जिस दिन टेस्ट होगा उसी में इवनिंग को आपका इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें। ये तो हमने बात की कि किस तरह से हम पॉलिटी को पढ़ेंगे और क्या पैटर्न रहेगा। ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, कि हम पॉलिटी को जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए किन किन सोर्सों को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एनसीईआरटी का यूज़ करेंगे। एनसीईआरटी के बाद जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको हम अपने सोर्सेज लिस्ट में रखेंगे। साथ में आपके जो आता है वो है आपका बेयर एक्ट। अब ये बेयर एक्ट क्या होता है, कई लोगों को इसके बारे में पता होगा और कई लोगों को पता नहीं होगा। बेयर एक्ट एक छोटी सी बुक होती है जिसकी फोटो आपको बगल से दिखाई दे रही होगी, इसी को बेयर एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आपको मूल संविधान है उसके एक तरह से ये कॉपी मान सकते हैं आप। इसमें सभी अनुच्छेदों का बारीकी से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जितने संविधान संशोधन हुए हैं आपके उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये तो बेसिक जो बात की हमने उसको देखा कि किस तरह से हम अपनी क्लासेस को चलाएंगे यहाँ पर और कौन कौन से हमारे सोर्सेज रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिटी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का और गवर्नेंस का। अब हम बात करते हैं अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान। अब संविधान क्या होता है, आप लोगों ने कभी ना कभी इसको सुना होगा कि संविधान दिवस की छुट्टी रहती है, संविधान को जब किस दिन लागू हुआ, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। नहीं पता होगी उसे हम आगे जाके देखने वाले हैं। जो संविधान है ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसके अंतर्गत एक देश को चलाने के लिए जितने भी तरह के तरीके की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपको विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इन सभी को इनकी लिमिट में रखते हुए इन्हें जो पावर्स दी गई हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, किस तरह से एक देश का प्रशासन चलेगा, इस सब का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। कई देशों के अपने संविधान हैं और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संविधान को मल्टीपल टाइम्स चेंज किया, जैसे कि नेपाल 14 बार लगभग अभी तक अपना संविधान चेंज कर चुका है, लेकिन अपने देश को अभी तक एक मजबूत संविधान नहीं दे पाया है। अब हम बात करते हैं संविधान है क्या। संविधान क्या है इसकी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा हर खेल का अपना एक नियम होता है, ठीक। अगर वो नियम नहीं होंगे तो वो खेल भी सही से आप नहीं खेल सकते। सब अपने अपनी मनमानी करेंगे, ना कोई रेफरी की सुनेगा। फिर जैसा अभी आपने क्रिकेट में देखा होगा, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, तो ये फिक्स कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इसने जो आईसीसी है उसने लिख के रखा होगा एक ओवर में 6 बॉल होंगी। अगर उसका जो कोई रूल बुक है वो ना हो तो कोई भी अपने आप को आउट नहीं मानेगा। हर घंटे पर नियम चेंज होते रहेंगे उनके। तो इसी तरह एक देश को चलाने के लिए सही से सब चीज़ें मैनेज रहे, उसके लिए संविधान की शुरुआत पड़ी। अब संविधान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि आप एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे, जो आपका प्राचीन इतिहास है
उसको उठा के देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो संविधान संबंध है वो आपका किस संबंध है, वो आपका संबंध है आपका प्रशासन से, ठीक ना। अर्थशास्त्र का संबंध किससे, आपका प्रशासन से। इसमें हमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, युद्ध नीति किस हद तक आपकी लीगल मानी जाएगी, ठीक, क्या क्या एक देश को चलाने के लिए कर्तव्य होने चाहिए, राजा किस तरह से अपनी प्रजा की देखभाल करे, इन सब का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसी तरह जब हम आगे आते हैं तो आगे आकर हमें और भी कई राजाओं के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में ऐसी किताबें देखने को मिलती हैं। बाबर मुगल वंश की अगर हम बात करें तो बाबर ने भी अपना आत्मकथा लिखी जिसका नाम बाबरनामा है। उसमें भी बाबर ने कई उल्लेख किए हैं कि किस तरह से एक राजा को अपनी प्रजा के साथ, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, टैक्स किस तरह लगाने चाहिए, सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह आप अशोक को देखेंगे तो अशोक ने भी समय समय पर कई सारे कानून बनाए जिसे हम सब अशोक के अभिलेख और शिलालेखों में देखते हैं। तो इसमें अशोक ने भी बताया है कि एक राजा के कर्तव्य क्या होंगे, किस तरह राजा अपनी प्रजा की देखभाल करेगा। तो इसी चीज़ को आधुनिक भारत में बिल्कुल एक वेल मैनेज्ड तरीके से लिखने को हमने संविधान का नाम दिया। ब्रिटेन में आप देखें काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, वहाँ पर जो व्यवस्था पहले थी वो अभी भी चल रही है। इसी तरह आप देखेंगे अमेरिका, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका ने अपने देश को एक नए संविधान दिया, जो संविधान अभी तक उसमें चल रहा है। इसी तरह जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत ने भी अपने देश को एक संविधान दिया। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान माना जाता है, इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में शुरू हो गई थी। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसको हम आगे जाके समझने वाले हैं जब हम अपने पूरी प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहला जो क्लास होगा आपका वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही हम शुरू करेंगे। अभी हम देखते हैं अपना पहला पॉइंट, संविधान क्या है। तो यहाँ पर हमने जाना संविधान क्या है। संविधान एक नियम की किताब है जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि एक देश का प्रशासन और उसका जो सारी संरचनाएं किस तरह से कार्य करेगी। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो संविधान की परिभाषा को हम देख सकते हैं। संविधान नागरिक और उस देश से जिससे वो संविधान संबंधित है वहाँ की सरकार के और वहाँ की जनता के बीच एक सेतु का काम करता है, यानी कि एक पुल का काम करता है, जिससे ना ही तो सरकार अपनी सीमा को पार करे और वो शासक वर्ग की भूमिका में आए, ना ही जनता को इतना कमज़ोर किया जाए कि उनको अपने अधिकारों का भी पता ना हो और सरकार मनमाने ढंग से उनके ऊपर शासन करती रहे। इसी चीज़ को रोकने के लिए संविधान की शुरुआत हुई। संविधान दो तरह के होते हैं, पहला होता है आपका लिखित संविधान, दूसरा होता है आपका अलिखित संविधान। ये टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान से मतलब क्या होता है। जो लिखित संविधान होता है आपका, उसमें पूरी एक पुस्तक होती है जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको ये बताया जाता है कब क्या और कैसे होगा, किस किस प्रतिक्रिया के तहत होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा भारत के नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है। इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है तो संविधान में ये पूरा प्रोसेस मेंशन कर दिया गया है किस तरह से संविधान में वो किस तरह से भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। अगर ऐसा कोई उल्लेख ना हो तो सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे, सभी लोग अपनी तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। इसका ताज़ा उदाहरण आप महाराष्ट्र सरकार में देख सकते हैं। ये संविधान की ही कमजोरी है कि वहाँ पर एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार आ जाती है, वो भी असंवैधानिक तरीके से। इसको अब हम आगे भी जाके समझेंगे पूरे पैटर्न में कि सरकार कैसे बनाई जाती है और किस तरह से इतने लूप होल हैं जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में हमें देखने को मिले, जहाँ पर एक सरकार को हटा के दूसरी सरकार आपकी आ चुकी है। ये हमारे संविधान के लूप होल हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे लिखित और अलिखित संविधान की। लिखित संविधान की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी अमेरिका के संविधान से। कहा जाता है कि अमेरिका ने सबसे पहले अपना लिखित संविधान लेके आया। इसी तरह अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लिखित संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी और देश का नहीं है।
अगर हम भारत के इतने बड़े संविधान की बात करें कि इतना बड़ा संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप देखेंगे भारत में कई तरह की संस्कृतियाँ एक साथ निवास करती हैं। इन सभी को एक ही माला में पिरोना काफ़ी मुश्किल था। जो संविधान सभा के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बखूबी किया, पूरी रियासतों को एकीकृत किया, उन सभी रियासतों को एक साथ बांध के रखे जाए। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं, उन सभी को एक साथ कैसे रहा दिया जाए, रहने का अधिकार दिया जाए, कानूनी अधिकार दिए जाए, इन सब का उल्लेख संविधान में किया गया है। ये तो हमने बात की संविधान क्या है। अगर हम इसी पे आगे जाके बात करते हैं कि संविधान क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी तरीके से संविधान को कई बार कमज़ोर करने की भी कोशिश की गई है। कैसे? जैसे कि 1776 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसे हम आगे जाके देखेंगे। उसके तहत संविधान के पूरे ढांचे को ही परिवर्तित करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इस चीज़ को रोका और इसे असंवैधानिक ठहराया। जब भी जो सरकार होती है केंद्र में, वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है, लोगों के अधिकारों को कम करने की कोशिश करती है, अपने पावर को एक लिमिट से बढ़ाने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। इसलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट भारत में संविधान का एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही नजर रहती है। अभिरक्षक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को संविधान का। यहाँ पर एक फेमस क्वेट है जो कि है पैट्रिक हेनरी का। पैट्रिक हेनरी ने कहा था कि संविधान सरकार के लिए लोगों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि लोगों को सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। ठीक ना? मतलब संविधान सरकार को इतनी पावर नहीं देता कि वो लोगों को एक तरह से रेगुलेट करे, उन्हें अपने अनुसार चलाए, बल्कि लोगों को ये अधिकार है वो सरकार को किस तरह से चलाते हैं, ये अधिकार जनता के पास है। इस चीज़ को हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान की भारत में शुरुआत कैसे हुई, यानी कि जो भारत संविधान है उसकी शुरुआत हम मानेंगे 1949 और 1950 से मानी जाती है। ठीक ना? कुछ प्रावधान आपके 1949 में लागू हो गए थे, कुछ जाके 1950 में हुए थे, उन्हें हम आगे जाके देखेंगे। जब आपके ये प्रावधान लागू हुए तो उससे पहले क्या व्यवस्था थी, संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अंग्रेजों के आने बाद किस तरह से संविधान भारत में लागू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसी के साथ में हम आगे देखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसने संविधान को कैसे बनाया, राज्यों का एकीकरण कैसे किया गया, इन सब पर भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी हमने क्या समझा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे नियमों की किताब है जो लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराती है, सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है। इसी में फेमस कोट किसका था, पैट्रिक हेनरी का, जिन्होंने कहा था कि संविधान सरकार को जनता के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि जनता को यह अधिकार देता है कि उनके ऊपर शासन कौन करेगा, किन नियमों के तहत किया करेगा, इसका जो निर्धारण है वो जनता कर सके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने बात की कि संविधान कितने तरह का होता है। संविधान आपका दो तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में हमने देखा था कौन कौन सा था, इंडिया, आपका अमेरिका, उसका फ्रांस, चाइना का भी अपने लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पर जो जनता को अधिकार दिए गए हैं वो काफ़ी कम दिए गए हैं, इसलिए वहाँ पर सरकार की मोनोपोली चलती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप देखेंगे, अगर सरकार अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है तो उसको उखाड़ फेंका भी जा सकता है, जो आपने पिछले वर्तमान भूतकाल में कई बार देखा होगा, पास्ट में आपने कई बार देखा होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे। इसको देखने के पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी हमने बात की संविधान की, ठीक ना, कि संविधान क्या है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये संविधान है तो फिर पॉलिटी क्या है, जिसको हमने बताया था कि हम पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे। देखिए, संविधान मैंने आपको बताया, संविधान क्या है, एक किताब है जिसे भारत में 1949 और 1950 में एक्सेप्ट किया। अब बात हम करते हैं कि तो पॉलिटी क्या है। आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा रीजनिंग में, नहीं पढ़ा हो तो आप आगे देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या, गवर्नेंस, ठीक ना। और गवर्नेंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, पॉलिटी। यानी कि जब आप पॉलिटी का अध्ययन करेंगे तो गवर्नेंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का अध्ययन आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों आपके साथ साथ चलती रहेंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत आप थोड़ी सी गवर्नेंस का अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे तो संविधान के अंतर्गत हम कल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन जब हम पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत किस किसका अध्ययन करेंगे, पॉलिटी के अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा एक देश के शासन और प्रशासन को चलाने में जिन जिन मशीनरी की जरूरत पड़ती है उन सभी को अध्ययन आपका पॉलिटी कहलाता है। अब वो मशीनरी जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है उनका भी अध्ययन करेंगे, जिनका संविधान में नहीं किया गया है उसका भी करेंगे। जैसे कि अगर हम संविधान का अध्ययन करेंगे तो संविधान के अंतर्गत हम नीति आयोग का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन नीति आयोग की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है वो आप देखते होंगे। जब हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे ना तब हम नीति आयोग का करेंगे, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। जब इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है तो इसको हम संविधान के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते, इसको हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो संविधान केवल वो है जो एक किताब है जो हमको दी गई है, उसमें केवल ये लिखा है कि किस तरह से किस चीज़ का काम किया जाएगा। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर एक पूरे समस्त देश का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये तो है पॉलिटी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको अभी हम शॉर्ट में समझेंगे और डिटेल में हम इसे कब समझेंगे, डिटेल में हम समझेंगे जब हम अपने प्रॉपर क्लासेस को शुरू करेंगे। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें हम देखेंगे कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। भारत जो संविधान है ये कब शुरू हुआ, ये आपका 26 नवंबर 1949 कुछ इसके एक्ट थे, प्रावधान थे जिन्हें शामिल किया गया। इसी के साथ में कुछ प्रावधान इसके जो थे वो आपके 24 जनवरी 1950 को यहाँ शामिल किए गए। कौन से प्रावधान थे उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तो विधिवत तरीके से स्वतंत्र भारत का संविधान शुरू हुआ, लेकिन कहा जाता है भारतीय संविधान की नींव ब्रिटिश आगमन से पड़ चुकी थी। ब्रिटिश आगमन से कैसे कि आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आ चुका था। वास्को डी गामा ने समुद्री यात्रा की और भारत की खोज की। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल हम बैकग्राउंड के लिए देख रहे हैं। जब वो भारत पहुंचा तो उसके बाद कई सारी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन शुरू हुआ, जैसे कि आपका पुर्तगीज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ब्रिटेन या भारत में 1600 में आया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आया था। फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरी कंपनियों को बाहर किया, भारत में जो राजा थे उनको हराया और यहाँ पर इन्होंने 1773 से प्रत्यक्ष शासन शुरू किया। 1773 का जो एक्ट है इसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसे हम अपनी क्लास में डिटेल में समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से कहा जाता है भारतीय संविधान की नींव पड़ चुकी थी। वो कैसे, उसे मैंने आपको बताया कि हम उसे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास होगी वो होगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर अगले टॉपिक पर हम जाएंगे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा संविधान होगा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे संविधान की जगह यहाँ पर पॉलिटी लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, पॉलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अंतर्गत हम 1773 टू 1947 तक के प्रावधानों को देखेंगे। ठीक, इस चीज़ को देखेंगे। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको हम अपने अगली क्लास में देखेंगे।
दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंतर्गत हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे किया गया, संविधान सभा क्या थी, किस तरह से उसने कार्य किया, किन किन समितियों की मदद से उसने कार्य किया, विदेशों से किन किन प्रावधानों को लिया गया, इन सबको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे जाकर हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा संविधान है जिसमें 22 भाग हैं, ठीक ना, प्लस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब हो गए हैं आपके 440 प्लस। इनको देखेंगे, सभी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, पूरी प्रतिक्रिया को समझेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इन सभी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे लास्ट में हम पहुँचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। अब आप बोलेंगे संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए, जब शब्द आया संशोधन यानी कि कुछ चीज़ चेंज करने की बात की जा रही है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या कमियां होंगी। जब उस कार्य को हम कर लेते हैं तब पता चलता है बाद में इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका सबसे अच्छा और सबसे नवीनतम उदाहरण है इसका जीएसटी। जीएसटी आपके यहाँ कब लागू हुआ था, ये हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को आपके यहाँ जीएसटी लागू हुआ। सरकार ने बढ़िया बैंड बाजे के साथ इसकी शुरुआत की, लेकिन जब ये धरातल पर आया तब इसकी कमियों के बारे में सरकार को पता चला। जब इसकी कमियों के बारे में सरकार को पता चला तो सरकार ने समय समय पर इसके लिए चेंज किए गए। इसमें कई सारे चेंज हुए जो वर्तमान में भी चल रहे हैं, ठीक। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम करते हैं तो उसमें कमियां ना हो। तो कमियां यहाँ पर जो थी संविधान में, उनको दूर करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संविधान संशोधन की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि जो संविधान में व्यक्ति बैठे थे उन्होंने उसमें प्रावधान किया था कि संविधान को पूर्णतः तभी बदला जा सकता है जब दोबारा संविधान सभा बैठेगी। अब संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे तो उसी टाइम वो काफ़ी बुजुर्ग थे, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनमें से कोई व्यक्ति जीवित हो। अब जब उनमें से कोई जीवित नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है कि संविधान सभा फिर से बैठे। तो पूर्णतः संविधान को आप नहीं बदल सकते। जब आप पूर्णतः संविधान को नहीं बदल सकते तो इसमें प्रावधान किया गया कि समय के साथ और ज़रूरत के अनुसार आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संविधान में ही दी गई है, जिसे हम आगे जाके समझेंगे। संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, ठीक ना। संविधान में संशोधन किस लिमिट तक कर सकते हैं इसका उल्लेख भी उसमें किया गया है। तो इसमें एक शब्द आता है मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी परिभाषा को आप कहीं नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे की परिभाषा देता है, जिसके अंतर्गत उसने कुछ शब्द दिए हैं कि ये मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे। इसे हम आगे देखेंगे। ये केवल आपको एक इंट्रोडक्शन है कि हम जो आगे समझेंगे उसके बारे में सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूल ढांचे की परिभाषा कौन देता है, ये देता है आपका सुप्रीम कोर्ट। जब भी आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिससे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये संविधान पर हावी होने की सरकार कोशिश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मूल ढांचे की परिभाषा दे देता है। और मूल ढांचे में लिखा हुआ है कि आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का संरक्षक, ठीक ना, क्योंकि ये सरकार को उसकी लिमिट में रखता है, ठीक। और संविधान अपनी मूल व्यवस्था में कायम है। तो ये यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्या क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। वर्तमान में आप देखेंगे तो 105 प्लस तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, कई सारे पेंडिंग हैं। इन सभी को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर कैसे संविधान संशोधन होते हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी को भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद जो मैंने आपको बताया, ये पूरा हमारा प्रोसेस रहेगा संविधान को पढ़ने का। जो पहली क्लास होगी हम उसमें संविधान को देखेंगे। इसी में आप देखेंगे तो यूपीएससी है, यूपीएससी में
आपको भारतीय संविधान की तुलना विदेशों के साथ करने के लिए मिलती है, वो मेंस का टॉपिक है, उसे हम मेंस के संविधान में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक जो क्लासेस रहेंगी वो हमारे संविधान की होंगी, जो मैंने आपको बताया अभी किस तरह से हम इसको देखेंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा संविधान की प्रस्तावना, जो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। सभी चीज़ों को हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये क्लासेस देखनी है और जो PDF आपको प्रोवाइड करवाएंगी वो आपको अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखनी है। उन्हीं का आप अधिकतर रिवीजन करें। वो एक तरह से आपको शॉर्ट नोट्स भी होंगे, आपके लॉन्ग नोट्स भी होंगे, सब कुछ आपका है। वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी वो आपको कि आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। इन क्लासेस को हम अल्टरनेट में चलाएंगे, जिससे हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे सकें। ये पूरी प्रोसेस होगी पॉलिटी को पढ़ने की, जिसको हमने बेसिक समझा पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक। और साथ में हमने ये भी समझा कि हम अपने पॉलिटी की क्लासेस किस तरह चालू करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम अपनी एक पहली पॉलिटी की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे भारत का जो संविधान है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये क्लास इतनी आलीशान होगी कि आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें आपके कुछ भी क्वेश्चंस मिस हो रही है। साथ में ही हम उनके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये थी आज की हमारी बेसिक क्लास। इससे रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन के तौर में मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज भेजकर टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम आपसे अपनी पॉलिटी की क्लास में, जो मूलतः 1 या 2 दिन में हमारी पहली क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगले अपडेट तक बने रहें समृद्धि आईएएस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।